बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 1 तकरीबन हमने पढ़ लिया था। छोटे छोटे से उसके आर्टिकल्स रह गए हैं, जिनमें से हमने सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें करनी है। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 कोशिश है कि आज हम पूरा कर सकें। बेसिक यूनिट्स ऑफ डाटा स्टोरेज, कंप्यूटर के यूनिट की अब बात करेंगे। जो हमारे कंप्यूटर के अंदर मेमोरी होती है, उस मेमोरी को मैयर करने के लिए जो यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। देखो, हर चीज़ की पैमाइश के लिए यूनिट मुकर्रर होते हैं। हर चीज़ की पैमाइश के लिए यूनिट्स होते हैं। इसी तरह से जब कंप्यूटर मेमोरी को हम मैयर करते हैं तो उसके भी यूनिट होते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है वो होता है बिट। बिट की फुल फॉर्म आपने याद रखनी है, बिट स्टैंड फॉर बाइनरी डिजिट। ये फुल फॉर्म लिखी हुई है, एमसीक्यू के हवाले से नहायत इंपॉर्टेंट है। बिट स्टैंड फॉर बाइनरी डिजिट। मेमोरी का सबसे छोटा यूनिट आपसे पूछा जाए कौन सा है, तो वो होता है बिट। बिट का मतलब होता है जीरो या वन, जीरो और वन नहीं, जीरो या वन, जीरो हो या वन हो, उसे हम बिट कहते हैं। क्योंकि हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो भी डाटा रिप्रेजेंट होता है वो जीरो वन की शक्ल में ही होता है, तो वो नंबर ऑफ बिट्स के अंदर ही रिप्रेजेंट होता है। इसके बारे में आपको पहले भी पता है। 8 बिट्स हो हमारे पास, ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड बाइट, तो वो बाइट होता है। बिट को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल बी से, और बाइट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल बी से। ये बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट्स हैं। अगर हमारे पास 1024 बाइट्स हों तो वो हमारे पास बनती है 1 किलो बाइट। ठीक है, यानी 2 रेज़ पावर 10 बाइट्स कह सकते हैं। अगर हमारे पास 2 रेज़ पावर 20 बाइट्स हों, यानी अगर हमारे पास 1024 किलो बाइट हो, 1024 किलो बाइट हो जाए तो वो बन जाएगा मेगाबाइट। अगर 1024 मेगाबाइट हो तो 1 गीगाबाइट, और 1024 गीगाबाइट हो तो 1 टेराबाइट बन जाता है। इसके बाद पीटाबाइट भी होता है, पी से पीटाबाइट। 1024 टेराबाइट्स हों तो वो 1 पीटाबाइट बन जाता है। तो बहरहाल ये मेमोरी के यूनिट्स हैं। और यहाँ पर ये बाइट्स के अंदर उसने लिखा हुआ है, 2 रेज़ पावर 10 बाइट्स 1 किलोबाइट के अंदर होते हैं, 2 रेज़ पावर 20 बाइट्स 1 मेगाबाइट के अंदर होते हैं, 2 रेज़ पावर 30 बाइट्स 1 गीगाबाइट के अंदर होते हैं, और 2 रेज़ पावर 40 बाइट्स 1 टेराबाइट के अंदर होते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे पास मेमोरी मैनेज यूनिट्स। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है एसडीएलसी का, जिसमें सबसे पहली डेफिनेशन सिस्टम की है, जो कि यहाँ पर लिखी हुई है कि सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज कॉम्बिनेशन ऑफ सम रिलेटेड कंपोनेंट्स, यानी सेट ऑफ रिलेटेड कंपोनेंट्स इज कॉल्ड सिस्टम। मिलते जुलते अज्जा का जो मजमुआ होता है उसे हम सिस्टम कहते हैं। तो रिलेटेड कंपोनेंट्स का जो सेट है उसे हम सिस्टम बोलते हैं। तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम से यहाँ पर जो मुराद है वो कंप्यूटर सिस्टम मुराद है। वो कोई सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, वो कोई कंप्यूटर सिस्टम भी हो सकता है। तो इसमें हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं वो अमूमन हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पीपल यानी लोग, डाटा या इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन सेटअप जिसके अंदर वायर्स और डिवाइसेस आ जाती हैं, ये सारी चीज़ें जब मिलती हैं तो फिर हमारे पास एक पूरा सिस्टम तैयार होता है। जब भी एक सिस्टम को बनाया जाता है तो एक एक प्रोसीजर है जिसे फॉलो किया जाता है, जिसका नाम है एसडीएलसी। एसडीएलसी की फुल फॉर्म होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, या इसकी फुल फॉर्म होती है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो यहाँ पर पीछे डायग्राम के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल लिखा हुआ है, और यहाँ पर लिखा हुआ है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, और इसके बस पॉइंट्स आपने याद रखने, इसमें कोई इतना खास काम नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट इसमें इतना खास नहीं है काम। सिर्फ पॉइंट्स और उनकी तरतीब आपने याद रखनी है, और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये थ्योरी के हवाले से है चूंकि सारा, तो इसलिए बस यहाँ पर ये याद रखना है कि जो डायग्राम्स हैं डीएफडीज वगैरह, फ्लो चार्ट्स और ईआर डायग्राम जैसे डेटाबेस में पड़ी थी, कनेक्टिविटी डायग्राम, ग्रिड चार्ट, डिसीजन टेबल, डिसीजन ट्रीज, ये किस में बनते हैं, डाटा एनालिसिस वाले फेज में बनते हैं। ठीक है, और फिर जो जब हम डिज़ाइनिंग करते हैं उसमें लॉजिकल डिज़ाइन जो है वो बनता है। कुछ सॉफ्टवेयर्स के नाम है एमएस प्रोजेक्ट, गैन चार्ट, बर्ड चार्ट, ये बनाए जाते हैं किसके अंदर, लॉजिकल डिज़ाइन के अंदर। तो बस ये चीज़ इसके अंदर याद रखनी है। बाकी इसके स्टेप्स के नाम याद रखने हैं, उनके सब हेडिंग्स वगैरह। ठीक है जी। अच्छा, तो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, जो मेन हमारा आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 2। तो वो करते हैं। चैप्टर नंबर 2 जो है वो है नेटवर्क्स का। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये बड़ा अहम है ई कैट के हवाले से। तो आपके आगे टेस्ट होंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। और याद रखें कि ये जो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज और फिल द ब्लैंक्स हैं ये लाजमी कीजिएगा, फर्स्ट ईयर के भी और सेकंड ईयर के भी। अच्छा जी, इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स इस चैप्टर का नाम है, इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स। इसमें सबसे पहला जो एमसीक्यू बनता है वो ये है कि जो नेटवर्क होता है ना, नेटवर्क ये कम्बिनेशन है दो फील्ड्स का। ये जो कंप्यूटर नेटवर्क की फील्ड हमारे सामने आई है,
जिसको हम पढ़ रहे हैं और जिसको हम यूज़ करते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क, जिसमें आज इंटरनेट भी शामिल है, लैन मैन वैन वगैरह सारा। तो ये एक्चुअली दो टेक्नोलॉजीज़ का कम्बिनेशन है, कंप्यूटिंग और टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन से मुराद राब्ते की टेक्नोलॉजी और कंप्यूटिंग से मुराद जो कंप्यूटर की फील्ड है। तो कंप्यूटर की फील्ड को टेलीफोनिक फील्ड के साथ मिलाया गया तो नेटवर्क की फील्ड बन के सामने आई। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड ग्रुप कंप्यूटिंग है। वर्ड ग्रुप कंप्यूटिंग किसे कहते हैं कि जब हमारे पास एक टास्क के ऊपर ग्रुप ऑफ पर्सन मिलकर काम कर रहे हो तो उसे वर्ड ग्रुप कंप्यूटिंग कहते हैं, और इसको हम कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग भी बोलते हैं। ठीक है। और वर्ड ग्रुप कंप्यूटिंग जो है, इसको करने के लिए यानी वर्ड ग्रुप कंप्यूटिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है उसे हम ग्रुप वेयर कहते हैं। ठीक है। ग्रुप वेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो वर्ड ग्रुप कंप्यूटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, और ये बात आपने याद रखनी है। ग्रुप वेयर के अंदर हमारे पास ये जो जूम एप्लीकेशन है, ये भी ग्रुप वेयर की एग्जांपल है, इसके जरिए से भी हम ये काम कर सकते हैं। और ईमेल एंड इट्स बेनिफिट्स, ये थ्योरी है, ये कोई इतना खास नहीं है। इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट की फुल फॉर्म लिख लो, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। इंटरनेट की फुल फॉर्म होती है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। ठीक है। तो इंटरनेट ने हमारी दुनिया को ग्लोबल विलेज बना कर रखा हुआ है, यानी दुनिया भी गांव बना दिया है। इसके बारे में हमने कल भी पढ़ा था। बर्थ ऑफ इंटरनेट इंपॉर्टेंट है, इसमें आपने डेट्स याद रखनी है कि 1960s के अंदर सबसे पहले जो नेटवर्क बनाया गया उसका नाम था आर्पानेट। इसको डार्पा वालों ने बनाया था। डार्पा ये डिफेंस का अदारा है, यानी मिलिट्री का, फौज का अदारा है यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स में। इसके फुल फॉर्म है डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ठीक है। तो आरपा वाली फुल फॉर्म है, सिर्फ डी से डिफेंस बनता है और बाकी वही। तो 1960s में ये बनाया गया था, और शुरू में ये 4 कंप्यूटर्स का नेटवर्क था, और बाद में फिर 1970s से 1980s के अरसे में आरपानेट के अंदर मजीद कुछ नेटवर्क्स ऐड हो गए, और 1989 में फिर आरपानेट खत्म होके एनएसएफ नेट बन गया, जो कि मिलिट्री के कंप्यूटर इसके अंदर ऐड हो गए थे। उसके बाद फिर ये चेंज चलती रही और कंप्यूटर्स कनेक्ट होते चले गए। तो 1990 के अंदर इंटरनेट बहुत ज़्यादा फैला। ये बात आपने याद रखनी है, एमसीक्यू है कि वो कौन सा सन था जिसमें इंटरनेट सबसे ज़्यादा फैला, वो है 1990s। ठीक है। और उसके बाद ये आता है www। ये www का मतलब आपको पता है, वर्ल्ड वाइड वेब। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ वेब पेजेस स्टोर्ड ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट में जितना वेब पेजेस, वेबसाइट स्टोर हैं, वो www के ऊपर स्टोर है। फिर ईमेल आता है। ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल, और ईमेल जो है इसके ज़रिए से, ये इंटरनेट की सर्विस है, इंटरनेट की सहूलत है, जिसके ज़रिए से हम मैसेजेस वगैरह एक जगह दूसरी जगह भेज सकते हैं, फाइल्स वगैरह ट्रांसफर कर सकते हैं। टेलनेट की फुल फॉर्म लिखी नहीं हुई, लिख लो। टेलनेट की फुल फॉर्म होती है टर्मिनल नेटवर्क। टेलनेट की क्या फुल फॉर्म होती है? टर्मिनल नेटवर्क। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर टूल है जिसके ज़रिए से हम अपने कंप्यूटर को यूज़ करते हुए किसी दूसरे बंदे का कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी स्क्रीन पे उसका कंप्यूटर नज़र आएगा और हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल टीम व्यूअर और एनी डेस्क, ये 2 सॉफ्टवेयर हैं जो कि आज बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। उसके बाद एफटीपी आता है, फाइल्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है जी? ऐसा प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल क्या होता है पहले तो ये समझिए। द सेट ऑफ रूल्स फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग डाटा ओवर द नेटवर्क। नेटवर्क में कोई भी काम हमने करना है, इवन के मैसेज सेंड भी करना है, तो उसके लिए एक प्रोटोकॉल चल रहा होता है। प्रोटोकॉल बेसिकली एक सॉफ्टवेयर टूल होता है जिसके जरिए से मैसेज हमारा सेंड होता है। इसके अंदर रूल्स होते हैं कि मैसेज को कैसे सेंड करना है, रिसीव करना है। तो हर काम के लिए एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल होता है इंटरनेट या नेटवर्क के अंदर, चाहे नेटवर्क लैन हो, मैन हो या वैन। तो वो सॉफ्टवेयर जो फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी अपलोडिंग और डाउनलोडिंग के लिए इस्तेमाल होता है, वो एफटीपी होता है, फाइल्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हमारा जो कंप्यूटर होता है नेटवर्क में, वो होता है लोकल कंप्यूटर। और वो कंप्यूटर जो मेन कंप्यूटर होता है नेटवर्क में, जैसे सर्वर कंप्यूटर होता है, उसे हम रिमोट कंप्यूटर कहते हैं। तो जब हम लोकल कंप्यूटर से रिमोट कंप्यूटर पे फाइल ट्रांसफर करेंगे तो ये अपलोडिंग कहलाएगा, और रिमोट कंप्यूटर से लोकल कंप्यूटर पे फाइल ट्रांसफर करेंगे तो ये डाउनलोडिंग का अमल कहलाएगा। बूफर, ये भी एक प्रोटोकॉल है, ये भी एक सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए से हम ऑनलाइन मैगजीन, आर्टिकल्स और मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट, स्पीचेस रीड कर सकते हैं। मतलब तहरीरें जो लिखी हुई हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको रीड कर सकते हैं। उसके बाद है चैट ग्रुप्स। चैट ग्रुप्स क्या होते हैं? कुछ वेबसाइट्स होती हैं जिनमें चैट रूम्स या चैट ग्रुप्स बने होते हैं जिसमें लोग रियल टाइम डिस्कशन कर सकते हैं। बच्चों, रियल टाइम डिस्कशन का मतलब होता है जैसे हम लोग कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप मेरी बात का जवाब दे सकते हैं, जैसे हम फोन कॉल पे करते हैं। एक चीज़ होती है मैसेज, मैंने मैसेज कर दिया, फिर वो उसको पढ़ेगा, फिर उसको जवाब देगा मैसेज का। ये रियल टाइम डिस्कशन नहीं होती। ठीक है। तो रियल टाइम डिस्कशन है जैसे हम लोग फेस टू फेस कर सकते हैं, या वीडियो कॉन्फ्रेंस में कर सकते हैं, या जैसे इस टाइम हम कर रहे हैं। तो चैट ग्रुप्स में ऐसा हो सकता है। इंट्रानेट क्या है और एक्स्ट्रानेट क्या है? इंट्रानेट एक कंपनी का प्राइवेट नेटवर्क
जिसको आउटसाइड द कंपनी को इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन कंपनी के लोग जो है वो इंटरनेट की सहूलत भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर इंट्रानेट कुछ कुछ इंट्रानेट्स मिल जाए और मतलब दो कंपनी के प्राइवेट नेटवर्क्स मिल जाए इंट्रानेट, तो वो फिर एक्स्ट्रा नेट बन जाता है, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर इंट्रानेट्स ही लिखा हुआ है, connected in such a way that they enable collaboration among the companies that they are on separate intranets। तो वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, एक नेटवर्क बना लेते हैं, तो उसे हम एक्स्ट्रा नेट कहते हैं। लैन के बारे में आपको पता है, लोकल एरिया नेटवर्क, ऐसा नेटवर्क जो कि छोटे पैमाने पर होता है, जिसका जोग्राफिक एरिया कम होता है, कंप्यूटर से एक दूसरे के करीब होते हैं, ज़मीनी फासला कम होता है, उसे हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। और फिर NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, जो कि हमारे कंप्यूटर के अंदर लगा होता है और ये एक सर्किट बोर्ड की तरह होता है, जैसे रैम लगती है हमारे कंप्यूटर में, इस तरह से लगा होता है। इसका काम होता है हमारे कंप्यूटर को नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना। आजकल ये हमारे कंप्यूटर में लगा होता है, अगर ये ना लगा हो तो नेटवर्क में मैसेज वगैरह सेंड या रिसीव नहीं कर सकते। नेक्स्ट दो डिवाइसेज हैं जो नेटवर्क्स को आपस में जोड़ती हैं, एक होती है ब्रिज और दूसरी होती है गेटवे। सिमिलर नेटवर्क्स हों, यानी अगर दोनों तरफ लैन्स हैं और लैन्स को आपस में कनेक्ट करना है, तो उसके लिए जो डिवाइस इस्तेमाल होगी वो होगी ब्रिज। और अगर डिसिमिलर नेटवर्क्स हैं, डिफरेंट नेटवर्क्स हैं, यानी हेट्रोजीनियस नेटवर्क्स हैं, हेट्रोजीनियस का मतलब होता है डिफरेंट, हेट्रोजीनियस, डिस्टिंक्ट, डिफरेंट, डिसिमिलर, इनका मतलब एक ही है। तो अगर ऐसे नेटवर्क्स हैं तो उसके लिए जो डिवाइस दरमियान में इस्तेमाल होगी इनको जोड़ने के लिए, वो होगी गेटवे। और अगर सिमिलर नेटवर्क्स हैं, होमोजीनियस नेटवर्क्स हैं, सेम नेटवर्क्स हैं, तो उसके लिए ब्रिज इस्तेमाल होगी। नेक्स्ट हमारे पास राउटर आता है। राउटर भी एक कम्युनिकेशन डिवाइस है, एक बड़ी डिवाइस है जो बड़े पैमाने पे नेटवर्क्स को जोड़ती है, यानी इंटरनेट के अंदर इस्तेमाल होती है। राउटर याद रखना है आपने कि राउटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। राउटर जो है वो हार्डवेयर भी है और राउटर जो है वो सॉफ्टवेयर भी है। हार्डवेयर जो है उससे मुराद है कि वो जो ब्लैक बॉक्स डिवाइस है, यानी जाहिर सी बात है जो नेटवर्क डिवाइस है राउटर, उसे हम हाथ लगा सकते हैं, तो वो क्या है, वो हार्डवेयर है। तो सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर दो तरह के इसके ऊपर हुए होते हैं, एक तो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो इसको ऑपरेट करता है, और एक उसके ऊपर प्रोटोकॉल हुआ होता है जो कि ये सारी चीजें राउटर को मैनेज करता है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज याद रखनी है कि जो राउटर होता है उसके ऊपर कुछ प्रोटोकॉल्स इंस्टॉल होते हैं, लाइक टोकन रिंग, ईथरनेट, T1, फ्रेम रिले, एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड, ये ATM इसको कहा जाता है। वैसे तो ATM हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ना है, ATM स्टैंड्स फॉर, आपने वैसे पढ़ा हुआ है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, लेकिन यहाँ पर ATM जो है वो एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड है। तो राउटर के लिहाज से ATM जो है उसका मतलब है एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड, ठीक है। अच्छा जी, लैंस प्रोटोकॉल क्या होते हैं? लैंस प्रोटोकॉल ऐसे प्रोटोकॉल हैं जो लोकल एरिया नेटवर्क में इस्तेमाल होते हैं। इसमें तीन तरह के प्रोटोकॉल आते हैं, याद रखना। ईथरनेट, ईथरनेट इस्तेमाल होता है बस टोपोलॉजी के अंदर, और ये कौन सी टेक्निक यूज करता है? CSMA CD। ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, आप भी करते जाएं, ये इंपॉर्टेंट MCQ है इसके अंदर। टोकन रिंग जो है ये इस्तेमाल होता है रिंग टोपोलॉजी के अंदर, और इसको बनाया था IBM ने, अंडरलाइन कर लें। और इसके अंदर जो टेक्निक यूज होती है वो है टोकन पासिंग टेक्निक, ठीक है। और टोकन रिंग जो है इस टेक्निक के अंदर ये होता है कि जिस कंप्यूटर के पास टोकन है नेटवर्क में वही मैसेज सेंड कर सकेगा, जिस कंप्यूटर के पास टोकन नहीं है वो मैसेज भी सेंड नहीं कर सकेगा। और टोकन एक सिग्नल की तरह है, एक एक्सेस है, जिसके पास सिग्नल होगा, जिसके पास एक्सेस होगी वो मैसेज भेज सकेगा, जिसके पास एक्सेस नहीं है वो मैसेज भी नहीं भेज सकेगा। और ये आपसे पूछा जा सकता है कितने टोकन होते हैं एक नेटवर्क में, तो ओनली वन टोकन इज अवेलेबल ऑन द नेटवर्क, अंडरलाइन कर दो। और इसके अंदर कोलिजन के चांसेस नहीं, नो कोलिजन अकर, ठीक है। लेकिन इसके अंदर डाटा ट्रांसफर रेट स्लो होता है, क्योंकि अगर एक बंदा मैसेज भेज रहा है तो दूसरे को वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आता है ARC नेट, इसकी फुल फॉर्म होती है अटैच्ड रिसोर्स कंप्यूटर नेटवर्क। और ये जो है ARC नेट, ये शुरू में स्लो था लेकिन उसके बाद ये फास्ट हो गया और उसकी स्पीड 100 Mbps हो गई, ये स्पीड याद रखनी है। और ARC नेट इस्तेमाल होता है स्टार टोपोलॉजी में, यहाँ लिखा नहीं हुआ लिख लो, ARC नेट कहाँ इस्तेमाल होता है? स्टार टोपोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट आता है TCP/IP। TCP/IP स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऐसा प्रोटोकॉल जो कि इंटरनेट में इस्तेमाल होता है, नाम से पता चल रहा है। लैंस प्रोटोकॉल तीन ही थे, ईथरनेट, टोकन रिंग और ARC नेट। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास TCP/IP। TCP/IP एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि इंटरनेट में इस्तेमाल होता है, और ये ऐसा असेंशियल प्रोटोकॉल है, यानी लाजमी प्रोटोकॉल है, हर कंप्यूटर के ऊपर होना चाहिए जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। अगर किसी कंप्यूटर के ऊपर TCP/IP इंस्टॉल नहीं है और वो नेटवर्क में कनेक्टेड है, तो वो नेटवर्क में काम नहीं कर सकता, ठीक है।
नेक्स्ट आता है हमारे पास ISDN और DSL, ये दो टेक्नोलॉजीज हैं। ISDN की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड, ये स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, ये सर्विसेज है, इंटीग्रेटेड सर्विसेज सही कर लो, डिजिटल नेटवर्क। ISDN जो है ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसके अंदर बहुत सारा डाटा, वॉइस, वीडियो और मुख्तलिफ तरह का डाटा जो है वो इकट्ठा एक जगह दूसरी जगह भेजा जा सकता था। बाद में न्यू टेक्नोलॉजी आ गई DSL, जिसकी फुल फॉर्म होती है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, और इसके अंदर ये ISDN का बेहतरीन अल्टरनेटिव है, ISDN से बेटर है। और ये हमारी जो एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइन होती है, जैसे PTCL का हम मॉडम लगवाते हैं घर पे, PTCL का इंटरनेट लगवाते हैं, तो वो DSL राउटर लगा के हमें दे जाता है। तो जो टेलीफोन वायर होती है जिससे हम कॉल करते हैं, जो PTCL सेट के साथ लगती है, उसी के ऊपर से इंटरनेट भी हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो DSL का ये फ़ायदा होता है। ठीक है, ऊपर वाला पेज दिखाता हूँ, ये है। ठीक है, ये भी देख, ये भी देख लो। अच्छा जी, लैन वर्सेस वैन। लैन आपको पता है, पहले मैंने बताया, इसलिए मैं इसके अंदर डिटेल में नहीं जा रहा। ऑफिस का नेटवर्क हो, अगर एक बिल्डिंग का नेटवर्क हो या ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स हो एक दूसरे के क्लोज हो, तो वो लैन कहलाता है, लोकल एरिया नेटवर्क। अच्छा, वैन जो होता है वाइड एरिया नेटवर्क होता है, और ये बहुत सारे लैन्स और मैन्स का कॉम्बिनेशन होता है। इसके अंदर कुछ MCQs हैं जो कि समझने वाले हैं। सबसे पहला MCQ ये है कि वैन जो होता है ना, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, उसके अंदर सर्वर कंप्यूटर जो होता है, मेन बड़ा कंप्यूटर जो होता है, उस सर्वर कंप्यूटर के जो टर्मिनल्स हैं वो क्या होते हैं, जो उसके साथ कंप्यूटर्स अटैच हैं, यानी लोकल कंप्यूटर्स जो हमारे क्लाइंट कंप्यूटर्स हैं। और याद रखो कि एक टर्म यूज होती है नोड, NODE। नोड, वो कंप्यूटर जो इंटरनेट में कनेक्टेड है उसे नोड कहते हैं। द कंप्यूटर कनेक्टेड इन द नेटवर्क इज कॉल्ड नोड। ठीक है, वो कंप्यूटर जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है उसे हम नोड कहते हैं। और याद रखो कि जो हमारा सर्वर कंप्यूटर होता है उसके ऊपर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ होता है जिसका नाम होता है टर्मिनल इमुलेशन सॉफ्टवेयर, जो कि उसे अलाउ करता है कि हमारे जो क्लाइंट्स हैं, यानी हमारे जो घर में कंप्यूटर्स हैं, उनसे हम सर्वर कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, और वो कंप्यूटर जो लार्ज कंप्यूटर होता है नेटवर्क में, जिसके ऊपर डाटा सारा का सारा स्टोर होता है, उसे होस्ट कंप्यूटर कहते हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट मैन है और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और ये लैन की निस्बत बड़ा नेटवर्क होता है, सिटी साइज का नेटवर्क होता है, शहर के ऊपर फैला होता है। आगे ये थ्योरी है छोटी सी, नेटवर्क मॉडल्स हैं। नेटवर्क मॉडल की तीन टाइप्स होती है, एक होता है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, और याद रखो इसको कहते हैं डेडिकेटेड सर्वर नेटवर्क। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के अंदर एक सर्वर कंप्यूटर होता है और बाकी उसके ये देखो ये सारे के सारे क्लाइंट्स हैं। ठीक है, और जो क्लाइंट्स होते हैं वो सर्वर को यूज करते हैं, सर्वर की इजाजत के बगैर मैसेज सेंड नहीं कर सकते, और हर कंप्यूटर जो है वो सर्वर को पहले मैसेज भेजेगा और फिर मैसेज आगे जाएगा। इसके अंदर हम हार्ड डिस्क या प्रिंटर्स वगैरह मुख्तलिफ हार्डवेयर डिवाइसेस शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आता है पेयर टू पेयर, इसे पेयर टू पेयर पढ़ते हैं। और ये ऐसा मॉडल है, नेटवर्क मॉडल है, जिसके अंदर सर्वर कंप्यूटर नहीं है। आप ये डायग्राम में देख सकते हो कि हर कंप्यूटर एक दूसरे के साथ डायरेक्टली अटैच है, जैसे वो मैश टोपोलॉजी हमने पढ़ी थी। ठीक है, इसका नुकसान ये है लैक ऑफ स्पीड, इसकी स्पीड कम होती है, ये मेन डिसएडवांटेज लिखा हुआ है, लैक ऑफ स्पीड। ठीक है, और एक और नुकसान इसका ये है लैक ऑफ सिक्योरिटी, इसके अंदर सिक्योरिटी नहीं होती। इसका फायदा ये है इसमें सिक्योरिटी होती है, क्यों? क्योंकि सारा डाटा पड़ा हुआ है सर्वर कंप्यूटर पे। तो जब सर्वर कंप्यूटर के ऊपर डाटा पड़ा हुआ है तो फिर हमें सिर्फ सर्वर कंप्यूटर की सिक्योरिटी लगानी पड़ेगी, जिससे हमारी जो सिक्योरिटी है वो बेहतर हो जाती है। ठीक है, और इसके अंदर हर कंप्यूटर को इक्वल राइट्स होते हैं। आपसे पूछ सकता है वो कौन सा मॉडल है जिसमें हर कंप्यूटर को इक्वल राइट्स होते हैं, तो लिख लो इन पेयर टू पेयर नेटवर्क एवरी कंप्यूटर हैज इक्वल राइट्स। हर कंप्यूटर को इक्वल राइट है, जबकि इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसमें सर्वर कंप्यूटर के राइट ज़्यादा हैं, बाकियों के कम है। ठीक है, लास्ट पे आता है तीसरे नंबर पे हाइब्रिड नेटवर्क। हाइब्रिड नेटवर्क जो है ये कॉम्बिनेशन है बोथ क्लाइंट सर्वर और पेयर टू पेयर नेटवर्क का। ठीक है, इसके अंदर सर्वर कंप्यूटर भी होता है
और अब क्लाइंट्स कंप्यूटर भी होते हैं, लेकिन क्लाइंट्स एक दूसरे को डायरेक्ट मैसेज भी भेज सकते हैं। तो ये पेयर टू पेयर और सर्वर क्लाइंट नेटवर्क्स का मजमुआ होता है, कम्बिनेशन होता है। तो बाकी इंशाल्लाह हम कल पढ़ लेंगे, मेरा ख्याल है इतना काफ़ी है। अगर आपका कोई सवाल है तो कर लो, जितना मैंने पढ़ाया है इसमें कुछ पूछना है तो पूछ लो। अब मैं आपके क्वेश्चंस ले लेता हूँ, अभी टाइम है थोड़ा सा, तो कुछ सवाल है तो वो कर लो जल्दी से। जी। पेपर्स बेटे कब होने, इसका जवाब आपको कल मिल जाएगा। कल एनसीओसी का इजलास है, आज आज था लेकिन वो कैंसिल हो गया। तो कल एनसीओसी का इजलास है, तो 12-1 बजे इंशाल्लाह वो न्यूज़ आ जाएगी, मैं अपलोड भी कर दूंगा। तो कल फाइनल होगा कि आपके पेपर्स कब हैं और कॉलेजेस कब खुलने हैं, एकेडमीज़ कब खुलनी है। कल बहुत ज़्यादा फैसले होने हैं, बड़े अहम फैसले होने हैं। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि मंडे से खोल देंगे। जी, कल इंशाल्लाह कंफर्म हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि मंडे से खोल देंगे और पेपर एक्सपेक्टेड हैं कि आपके पेपर जो हैं वो जुलाई के फर्स्ट वीक में हों। एक्सपेक्टेड है, ठीक है, एक्सपेक्टेड है कि आपके एग्जाम्स जुलाई के फर्स्ट वीक में हों। तो समझ लो कि आपके पास 1 महीना रह गया बस। ई कैट कब होगा? ई कैट अभी कुछ पता नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते कि वो एग्ज़ाम से पहले लें या बाद में लें, कुछ नहीं कहा जा सकता। मुझे लगता है एग्ज़ाम से पहले ही ले लेंगे, मुझे ये मेरा ज़हन कहता है कि एग्ज़ाम से पहले ले लेंगे। बहरहाल होप फॉर द बेस्ट। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा फरमाए और नमाज़ पढ़ें, दुआ करें, अल्लाह ताला इंशाल्लाह सब बेहतर कर देगा। ठीक है, तो अपना ख्याल रखें, बाकी इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।